नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं और संभावित प्रश्न हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आ रही है उसके लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो आइए उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक, आइए उस सेशन को शुरू करते हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसमें लेकर आया हूं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक, और समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में आने की इनकी संभावना ज़्यादा है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। समान अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये पहला प्रश्न। आपको डेली यहाँ पर ऐसे ही 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो ये प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, यानी इंग्लिश में इसको सेकुलर कहते हैं, शब्द को जोड़ा गया? ठीक, आपके सामने ऑप्शन है। पहला है 41वें संविधान संशोधन, दूसरा है बी 42वें संविधान संशोधन, सी है 43वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो बता दें मित्रों, इसमें आपका जो सही ऑप्शन है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं वैसे भी प्रैक्टिस सेट है करा रहा हूँ तो आंसर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी वाला है, 42वां संविधान संशोधन है, सही होगा। ठीक, इसी संशोधन के द्वारा आपके संविधान की प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया। ठीक, और 21 सन में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये भी कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ था 1976 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 9, बी 10, सी 11, डी है 12। ठीक, तो इसमें से सही ऑप्शन आपका होगा 12। ठीक, टोटल 12 अनुसूचियां आपके संविधान में दी गई हैं और इन अनुसूचियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से प्राविधान दिए गए हैं। तो 10वां आपका संबंधित है, यहाँ पर देख लीजिए, ये दल बदल। ठीक, दल बदल नीति से संबंधित है 10वीं अनुसूची आपकी। ठीक, 11वीं है पंचायत से, पंचायती राज। ठीक, और 9वां है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण थे प्रश्न। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि संपत्ति का अधिकार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत इसका प्राविधान दिया गया है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। इस प्रश्न से आपका और भी प्रश्न तैयार हो गया। ठीक, 10वीं अनुसूची में दल बदल नीति। ठीक, 11वीं में पंचायती राज। ठीक, और 12वीं जो होता है नगर पालिका से संबंधित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सब सिलेक्टेड प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिने चुने जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, ए है अजातशत्रु,
बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। ठीक, आपको बताना है कौन इसमें मौर्य वंश का शासक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से आप लोग केयरफुल्ली पढ़िएगा परीक्षाओं में, क्योंकि बहुत से लोग नहीं का ध्यान नहीं देते, हाँ समझ करके उस प्रश्न को सही दूसरा विकल्प करके चले आते हैं और ये माइनर मिस्टेक हो जाता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आता प्रश्न गलत हो जाता है। तो मौर्य वंश का शासक नहीं यहाँ पर कहा है। ठीक, ये इंडिकेट कर लीजिएगा तुरंत पढ़ते ही समय कि नहीं। ठीक, नहीं को किया दिमाग में दोबारा आप पढ़ें तब भी सही हो। नहीं पूछ रहा कौन इसमें से शासकों में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक, पहला है अजातशत्रु, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा बिंदुसार। तो इसका सही ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, और बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक हैं। ठीक, तो यहाँ से आप इसको ध्यान दीजिएगा और नहीं वाले प्रश्न को थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा, नहीं तो हाँ वाला अधिकतर लोग जवाब लगाकर चले जाते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके फिजिक्स भौतिकी से प्रश्न लिया गया है। ठीक, ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूछ रहा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये किस प्रघटना के द्वारा प्रूफ होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवीकरण और चौथा है अपवर्तन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है आपका अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन के द्वारा ही ये स्पष्ट किया जाता है या स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने, स्नेल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है मैक्सवेल, चौथा है यंग। ठीक, आपको बताना है विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका मैक्सवेल ने। ठीक, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी, और अन्य जो वैज्ञानिकों के नाम दिए गए उनसे संबंधित खोजों को भी जान लेते हैं या नियम जो भी दिए गए। न्यूटन ने क्या दिया, गति का नियम दिया। ठीक, गति का नियम, इन्होंने गति का नियम दिया है, और स्नेल ने अपवर्तनांक का दिया है। ठीक, ये वाला साइन आई बटे साइन आर वाला नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो नियम है स्नेल के द्वारा दिया गया अपवर्तनांक का, और न्यूटन द्वारा गति का नियम, और ये जो प्रश्न में पूछा गया विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की प्रकाश के, तो ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। और यंग के द्वारा दिया गया था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रत्यास्थता से संबंधित नियम इन्होंने यंग ने दिया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, 92 यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं। ये रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है आपके। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं समान अध्ययन से, समान ज्ञान से। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। बेसिक प्रश्न है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ए वाला है 92, बी है 238, सी है 146 और डी है 330। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला आपको पहले जानना होगा, कैसे हम निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या का जो फार्मूला होता है, न्यूट्रॉन शॉर्ट में लिख देना, संख्या बराबर होता है द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, ये होता है फार्मूला। ठीक, न्यूट्रॉन के नंबर अगर निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। ठीक,
तो यहाँ पर पहले ये जानना होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर इन दोनों में से है कौन। ठीक, तो ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान। यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 238 माइनस हो जाएगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर नीचे वाले को कहते हैं। ठीक, 92 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा आपका 2 और 12 में से 9 जाएगा, अरे माइनस करना है, करिए 8 में से 2 जाएगा 6, 13, हाँ 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक, 8 में से 2 घटेगा 6, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पर एक हासिल है 146। फाइनली न्यूट्रॉन की जो संख्या आपको 146, तो ऑप्शन में देखिए सी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक, सी ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी थी। तो द्रव्यमान में से एटॉमिक मास में एटॉमिक माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, हमें प्राप्त हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे ही निकाला जाता है। इसमें सब किसी की भी संख्या पूछी जाए, द्रव्यमान पूछा जाए, ये दे दिया जाए। ठीक, ऐसे भी प्रश्न पूछता है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ये दोनों दिया है और ये निकालना है द्रव्यमान, तो इसको और इसको जोड़ देंगे। ठीक, न्यूट्रॉन और प्लस परमाणु को जोड़ के द्रव्यमान बन जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ऐसे आसानी से आप न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित ना की गई विकिरणें हैं। ठीक, आपको बताना है रेडियोधर्मिता के दौरान कौन सी किरण उत्सर्जित नहीं होती है। ए ऑप्शन है डी रेज, बी है ई रेज, सी ऑप्शन है जे रेज और डी ऑप्शन है ऋणात्मक कैथोड किरण। तो आपका करेक्ट आंसर सही ऑप्शन है ऋणात्मक कैथोड किरण, ये उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक, यही आंसर होगा, बाकी होती हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बिंबिसार, दूसरा उदयन, तीसरा अजातशत्रु, चौथा है कोई नहीं। ठीक, तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, अजातशत्रु को। ठीक, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था, कुणिक नाम से भी जाना जाता था। ठीक, और पहला पिछले अभी प्रश्न में आपने पढ़ा कि मौर्य वंश के शासकों में कौन सा शासक नहीं था, तो अजातशत्रु वहाँ पर आया था कि ये नहीं है। तो अब ये जान लीजिए किस वंश का है, हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश के किस शासक को, यानी ये हर्यक वंश के ही शासक हैं अजातशत्रु। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, इनको कुणिक कहा जाता था और ये पिछले प्रश्न में नहीं वाले ऑप्शन में आया था, तो इसलिए मैं एक बार पुनः अवगत करा दिया, आपको बता दिया। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। ठीक, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है यूनानियों द्वारा। ठीक, जो भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप अस्थायी रखती है, यानी गर्म रखती है, टेम्परेचर को नियत बनाए रखती है, वह कौन सी ग्रंथि है शरीर में आपके, इसको बताना है। पहला है ऑप्शन आपका पीनियल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है अवटु ग्रंथि और चौथा है डी हाइपोथैलेमस। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है पीनियल ग्रंथि, यही आपका सही है, जो शरीर को ताप अस्थायी रखती है। ठीक, और ये पीयूष ग्रंथ भी जान लेते हैं, यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पीयूष ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथ, और इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथ को, और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है। कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड लिखकर हिंदी में अंग्रेजी के वर्ड को पूछ लेता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथ कहते हैं और इसी को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। और जो शरीर में ताप अस्थायी बनाए रखती है वो है पीनियल ग्रंथ। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का आपका पहला हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है कथा सरित सागर, दूसरा है जय संहिता, तीसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी और चौथा ऑप्शन है भारत कथा। ठीक, तो इसका प्रश्न का जो सही ऑप्शन आपका जय संहिता है। महाभारत को प्राचीन काल में जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने है मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत और हुगली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा गया है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ठीक, उसका जो प्रथम प्रेसिडेंसी था, आवास था, कहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें है ए वाला, मद्रास में। ठीक, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, भार का एसआई मात्रक क्या है? ये प्रश्न भौतिकी से संबंधित है, देखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने सेकंड, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन। आपको एसआई मात्रक बताना है, तो एसआई मात्रक जो भार का होता है वो होता है न्यूटन। यही ऑप्शन आपका सही होगा, न्यूटन। ठीक, सेकंड होगा ना, ये तो टाइम का मात्रक होता है। ठीक, और किलोग्राम एमकेएस पद्धति में होता है, मीटर भी एमकेएस पद्धति में होता है। तो एसआई पद्धति में जो भार का मात्रक होता है यही है न्यूटन, आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न 15वां है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, पहला है 1922, 1923, तीसरा है 1921, चौथा है 1920। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है डी वाला 1920। 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक, तो ये रहा मित्रों आज के 15 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला, सामान्य ज्ञान समान अध्ययन से संबंधित। ठीक, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल भर्ती परीक्षा, आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं यूपी, एसएससी की, उन सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अति संभावित प्रश्न हैं, हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए इकट्ठा करके इस श्रृंखला को लेकर आया हूं। और डेली यहाँ पर आपको ऐसे ही 15 प्रश्न आपके समान अध्ययन संबंधित विषय से मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों के पास शेयर कर दें, और जिससे आप एक अच्छी तैयारी आने वाले समय के लिए कर सकें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। ऐसे ही श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।